Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You are watching my YouTube channel Dr. Aman's video. डियर व्यूवर, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के लिए आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे. Weaver, today we are going to discuss about the questionnaire, that what is questionnaire. First of all, we will discuss the learning objective of this PowerPoint presentation. First, we will introduce questionnaire, then we will define questionnaire, then we will discuss about the type of questionnaire item, then we will discuss step in the designing of the questionnaire. Now, what is questionnaire? As most of you people will be familiar that questionnaire is a data collection tool. It can be used in many descriptive study for the collection of the data. और questionnaire जो है it is also regarded as a form of interview but on the paper. और जो इम्पोर्टेंट बात है questionnaire के बारे में कि questionnaire जो है it is impersonal. It means that it is devoid of a human character. क्योंकि it is therefore you need a lot of care to construct a questionnaire. Why? Because there would be no interviewer, because it is impersonal, it is devoid of a human character. Therefore there is no interviewer to explain the ambiguities, to check misunderstanding. The questionnaire must be specially clear in its working. ठीक है, तो वहाँ पे कोई इंटरव्यूअर नहीं होता जो एम्बिग्विटीज़ को या मिसअंडरस्टैंडिंग को उसी टाइम पे करेक्ट कर ले, बल्कि रिस्पोंडेंट जो है वो उसको अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर रहा होता है. By definition, the questionnaire is of course a systematic compilation of questions that are submitted to a sampling of population from which information is desired, or you can define it that questionnaire consists of a sense of question or statement to which individuals are asked to respond the questions frequently asked or fact or the opinion, attitude or preferences of the respondent. ठीक है. अच्छा, ये तो डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चनियर जो है ये एक सिस्टमेटिक वे में मुख्तलिफ क्वेश्चंस को कंपाइल करता है और फिर कंपाइल करने के बाद वो सबमिट करता है पॉपुलेशन को, जहाँ से उसको पर्टिकुलर इश्यूज़ पे या पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है. या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो क्वेश्चनियर है तो इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं और वो स्टेटमेंट जो है वो आप रिस्पोंडेंट से पूछते हैं ताकि रिस्पोंडेंट आपको रिप्लाई करे. और वो किन चीज़ों के बारे में हो सकते हैं, वो फैक्ट्स के बारे में हो सकते हैं, वो ओपिनियन ऑफ द रिस्पोंडेंट के बारे में हो सकते हैं, वो एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट के बारे में हो सकते हैं, या प्रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट के बारे में हो सकते हैं. तो इन जगहों पे हम क्वेश्चनियर यूज़ करते हैं. As I told you कि questionnaire जो है तो it is the compilation of the questions. So there are two types of questions which can be included in the questionnaire. One is open-ended question, other is closed questions. First of all, open-ended question. Open-ended questions जो है ये आपको परमिट करता है, यानी कि जो रिस्पोंडेंट होता है आपका या जो इन्फॉर्मर होता है, जो बंदा क्वेश्चनियर फिल कर रहा होता है, तो उसको फ्री ऑप्शंस होता है कि वो रिस्पॉन्स करें, लेकिन अपने वर्ड्स में. उसको कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए जाते, बल्कि क्वेश्चन पूछा जाता है और रिस्पॉन्स के लिए जो है उसे स्पेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने वर्ड्स में रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाएं. और ओपन एंडेड क्वेश्चंस की हमें कब ज़रूरत होती है? ये यूज़फुल्स होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट. कौन से वाले फैक्ट? विद विच द रिसर्चर इज़ नॉट वेरी फेमिलियर. क्योंकि रिसर्चर को कोई आइडिया नहीं है कि वो प्री कैटेगराइज आंसर बना ले, तो इसलिए यहाँ आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखने होते हैं. या ओपिनियन अगर आपने रिस्पोंडेंट के या इन्फॉर्मेंट के लेने होते हैं, या उसका एटीट्यूड जानना होता है, या उससे सजेशंस लेने होते हैं, या कोई सेंसिटिव इश्यूज़ है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है इन्फॉर्मेंट से या रिस्पोंडेंट से, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखेंगे क्योंकि आपके पास उसके लिए प्री कैटेगराइज ऑप्शन मौजूद नहीं होते. जो क्लोज क्वेश्चंस हैं, तो क्लोज क्वेश्चन में आप एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ऊपर क्वेश्चंस होता है और क्वेश्चंस के साथ आप पॉसिबल आंसर्स का एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं
वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ऑप्शन डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। और जो रिस्पोंडेंट है, जो बंदा आपका क्वेश्चनियर फिल कर रहा है, तो वो उन आंसर से चूज़ करता है, सिर्फ अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड नहीं करवाता। और क्लोज क्वेश्चंस जो है दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर बैकग्राउंड वेरिएबल, जैसे एज है, मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशन है, और मैनी मोर वेरिएबल कुड बी इंक्वायर्ड बाय दी क्लोज क्वेश्चंस। और क्लोज क्वेश्चंस जो हैं ये वहाँ भी ज़रूरी होते हैं। अब जैसे कि आप रेटिंग स्केल्स पे जो रिस्पोंडेंट है उसके प्रेफरेंस देखना चाहते हैं कि वो रेटिंग स्केल पे कौन से ऑप्शन को रेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चिल्ड्रन with learning disorder should be educated in special school, strongly agree, no opinion, disagree, strongly disagree। अब ये रेटिंग स्केल है, तो इन्फॉर्मर जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई ऑप्शन चूज़ करता है। तो यहाँ पे भी आपको क्लोज क्वेश्चंस जो है यूज़ करने होते हैं। अच्छा, क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चंस के अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन भी यूज़ होता है जिसे पार्शियली कैटेगराइज क्वेश्चंस कहते हैं, या कुछ लोग इसे मिक्स क्वेश्चंस भी कहते हैं। उसमें ये है कि आप 2, 3, 4 जो है प्री कैटेगराइज आंसर रखते हैं और उसके साथ एक अदर का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि अगर वो कोई ऑप्शन जो है वो इन्फॉर्मेंट के जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए काफ़ी नहीं है, तो वो फिर अपने वर्ड्स में है इंफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड करवा के देता है, और इसे हम कहते हैं पार्शियली कैटेगराइज क्वेश्चंस। इन इंटरव्यू or often asked is open-ended, but to facilitate recording and analysis, some answer can be categorized. For example, how did you become a member of the village health committee? अब यहाँ आप देखें वॉलंटियर, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन और अदर का ऑप्शन। अगर ये 3 ऑप्शन जो है इन तरीक़ों से वो नहीं आया तो वो अदर में अपने वर्ड्स में आपको रिकॉर्ड करके देता है। और इस टाइप को क्वेश्चंस को हम मिक्स क्वेश्चंस भी कहते हैं या पार्शियली कैटेगराइज क्वेश्चंस भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेश्चनियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने क्वेश्चनियर में कौन सा कंटेंट इंक्लूड करेंगे फॉर मेकिंग क्वेश्चनियर और फॉर डिज़ाइनिंग क्वेश्चनियर। और ये कंटेंट जो है ये बेस करता है आपके स्टडी के ऑब्जेक्टिव और वेरिएबल पे। यही आपके क्वेश्चनियर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपने स्टडी में और आपने कौन से वेरिएबल रखे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये इनके बेस पे आप कंटेंट इंक्लूड करेंगे। अगर इनसे हट के आप कोई कंटेंट इंक्लूड करेंगे तो वो गैर ज़रूरी, वैसे रिडंडेंट कंटेंट होगा, उसका आपकी स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सो डिसाइड व्हाट क्वेश्चंस विल बी नीडेड टू मेजर और इन केस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी टू डिफाइन योर वेरिएबल एंड टू रीच योर ऑब्जेक्टिव। तो पहले आपने ये डिसाइड करना है कि मेरे वेरिएबल क्या है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उनके लिए मैं कौन से क्वेश्चन डिज़ाइन करूं ताकि मैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूं। सो हाउ वुड यू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चंस? अब आप क्वेश्चन फिर कैसे डिज़ाइन करेंगे? जब आपने ये डिसीजन लिया कि इन वेरिएबल के लिए मैं ये क्वेश्चन करूँगा, उन क्वेश्चंस को आप फार्मूलेट कैसे करेंगे? सो फार्मूलेट 1 or more questions that will provide the information needed for each variable। तो हर वेरिएबल के लिए आप एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो फार्मूलेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चंस करेंगे। और आपने ये ख्याल रखना है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और प्रिसाइज होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनियर्स बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे रिस्पोंडेंट ने उसको फिल करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिफरेंट रिस्पोंडेंट जो हैं वो उसको एक तरह इंटरप्रेट करें। अगर उसको हर रिस्पोंडेंट डिफरेंट तरीके से उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेगा तो फिर ये क्वेश्चन सही तरह फार्मूलेट नहीं हुआ। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो क्वेश्चन आपने डिज़ाइन किए हैं वो स्पेसिफिक और प्रिसाइज होने चाहिए ताकि वो स्टैंडर्डाइज वे में एक तरह से सारे रिस्पोंडेंट जो हैं इंटरप्रेट करें। दूसरा, आपने ये ख्याल रखना है, आपने ये चेक करना है कि वेदर ईच क्वेश्चंस मेयर वन थिंग एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक दैट द वॉर सिचुएशन लीड टू मेंटल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट बाय हेल्थ स्टाफ? अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये 3 प्रॉब्लम को एक साथ जो है मिक्स कर रहा है। अब आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल पहला प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मेंटल प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द वार
अभी एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि उनके लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर है कि नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रीटमेंट फिर कौन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है आपका ये सही फार्मूलेट नहीं हुआ, क्योंकि ये एक चीज़ मैयर नहीं कर रहा, ये तीनों चीज़ों को एक साथ मैयर कर रहा है। सो आपने अपने क्वेश्चन इस तरह फार्मूलेट नहीं करने। दूसरा, आपने हमेशा जो है डबल बैरल क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। डबल बैरल क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस इन विच द रिस्पोंडेंट कैन एग्री विद वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन वही रिस्पोंडेंट जो है उसी क्वेश्चंस के दूसरे पार्ट के साथ एग्री नहीं करता। तो फिर ऐसे में जो रिस्पोंडेंट है वो कोई आंसर आपको प्रॉपर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पार्ट के साथ एग्री करता है, दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के साथ एग्री नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी विद द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ब्रांडेड शैम्पू। अब यहाँ हो सकता है कि आपका रिस्पोंडेंट जो है वो प्राइस के साथ हैप्पी हो लेकिन क्वांटिटी के साथ हैप्पी नहीं हो, तो वो आपको कैसे रिस्पॉन्स करेगा। या हो सकता है वो क्वांटिटी के साथ हैप्पी हो, प्राइस के साथ हैप्पी ना हो, तो वो एक पार्ट के साथ हैप्पी करता है, दूसरे के साथ हैप्पी नहीं करना। तो यहाँ पे वो आपको येस और नो में आपको कोई ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकता। तो इसलिए आपने डबल बैरल क्वेश्चन जो है इसको अवॉइड करना है। तीसरा, आपने लीडिंग क्वेश्चन को अवॉइड करना है। और लीडिंग क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन इफ इट सजेस्ट अ सर्टेन आंसर, यानी कि आपने इस तरह का क्वेश्चन फार्मूलेट किया है कि आपका रिस्पोंडेंट जो है वो क्वेश्चन जो है आपके रिस्पोंडेंट को लीड कर रहा है कि आपको एक खास तरह का आंसर दे। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक दैट पीपल हैव टू गिव ब्राइब्स एट हॉस्पिटल एक्स टू बी सीन बाय अ डॉक्टर। अब यहाँ पे आप लीड कर रहे हैं उसे कि वो आपको यस बोल करके दे। So it hardly leave a room for no or any other option. So a better questions would be, do all patients have equal access to a doctor in a hospital X? आप उसे कोई लीड नहीं दे रहे हैं, आप उसे मुंह में कोई नवाला नहीं दे रहे हैं ताकि वो उगल के वही क्वेश्चंस आपको दे। तो आपने लीडिंग क्वेश्चंस को भी अवॉइड करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लीडिंग नहीं होते, लेकिन उनमें आप कोई प्रिज्यूम्स कंडीशंस जो हैं, यानी कि कोई भी सर्टेन कंडीशन जो है उसको प्री सपोज करते हैं अपनी तरफ से। तो आपने इसका भी कोई ख्याल रखना है कि जब आप क्वेश्चन फार्मूलेट करें तो आपने इस तरह के क्वेश्चन फार्मूलेट नहीं करने कि आपने अपनी तरफ से कोई सपोज कर लेना है कि ये एक चीज़ हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट एक्शन डिड यू टेक द लास्ट टाइम योर चाइल्ड हैड डायरिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने सपोज किया है कि चाइल्ड जो है उसको डायरिया हुआ था। अब दिस इज अगेन लीडिंग क्वेश्चन, तो लीडिंग वर्ड्स जो है आप यूज़ करें तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। बेटर सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है कि हैज़ योर चाइल्ड एवर हैड डायरिया। दूसरा क्वेश्चन में आप लिखें कि इफ़ यस तो फिर व्हेन वाज द लास्ट टाइम, डिड यू डू एनीथिंग टू ट्रीट इट। इफ़ यस फिर आप तीसरा क्वेश्चन लिखें। तो अगर वो यहीं पे आपको कह दे कि हैज़ योर चाइल्ड एवर हैड डायरिया, नो कर दे, तो आपके तीन क्वेश्चंस जो हैं उसको रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे इरेलीवेंट हो जाएंगे, इफ़ यस वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो लीडिंग जो इस तरह के फ्रेजेस है उसको भी आपने अवॉइड करना है। एंड ऑफ कोर्स वो सारे वर्ड्स जो वेगली डिफाइन होते हैं उसको आपने अवॉइड करने हैं। जैसे डर्टी है, अब डिफरेंट लोग जो है डर्टी को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये एक वेग टर्म है। लेज़ी है, अनहेल्दी है, तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं जो एक स्टैंडर्डाइज वे में इंटरप्रेट नहीं होते, वेगली है, हर बंदा अपने तरीके से उसको डिफ़ाइन करता है और अपने तरीके से उसे मतलब लेता है, तो ये वर्ड्स भी आपने अवॉइड करने हैं। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सोशली जो सेंसिटिव क्वेश्चंस है तो उसको आपने सोशली एक्सेप्टेबल वे में पूछना है। आपने कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं डालनी जिससे आप किसी सोसाइटी के या कम्युनिटी के नॉर्म्स को हैं जो हैं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर सेंसिटिव इशू है तो यू नीड टू फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन इन अ सोशली एक्सेप्टेड वे। सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन जो है थर्ड स्टेप है। जब आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपने अपने क्वेश्चनियर्स जो हैं उसको इस तरह सीक्वेंस करना है कि वो इन्फॉर्मेंट फ्रेंडली हो, यानी कि आपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीक्वेंस इतनी लॉजिकल रखनी है कि जो इन्फॉर्मेंट है वो उसको बिल्कुल एक नेचुरल कन्वर्सेशन की तरह अंडरस्टैंड करे कि उसके साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहा है नेचुरल वे में। तो इसलिए जो सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन है इट शुड बी वेरी लॉजिकल एंड ऑफ कोर्स यूज़ सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज।
आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स, आपने बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स या एक फील्ड से रिलेटेड वर्ड नहीं डालने, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिस्पोंडेंट जो हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड ना करें, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन नहीं होगी, वो बस उसको कुछ समझ के कुछ ही लिख कर आपको रिस्पॉन्स कर लेगा। तो ऑलवेज़ यूज़ सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज। और ऑफ कोर्स फॉर्मेटिंग द क्वेश्चनर, जब आप सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस में लगा लें तो आपने फिर सारे क्वेश्चनियर को किस तरह फॉर्मेट करना है, आप उसके साथ एक सेपरेट इंट्रोडक्टरी पेज लगाएं, उसमें पर्पस ऑफ द स्टडी को एक्सप्लेन करें। क्यों एक्सप्लेन करें? क्योंकि जब आपका पर्पस ऑफ द स्टडी जो रिस्पोंडेंट है वो पढ़ेगा और वो अंडरस्टैंड करेगा तो वो फिर मोटिवेट होगा, उसे लगेगा वो एक मीनिंगफुल काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप उसे कोई पर्पस नहीं बताएंगे, आप उसे क्वेश्चनियर दे देंगे तो वो उसको उतना ही कैजुअल लेगा और वो उतनी ही कैजुअल वे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो देयरफॉर जब आप क्वेश्चनियर फॉर्मेट करें तो उसके साथ एक इंट्रोडक्टरी पेज और इसमें पर्पस ऑफ द स्टडी लाजमी लिखें, और रिक्वेस्ट द इन्फॉर्मेंट कंसंट, जो इन्फॉर्मेंट है उनसे कंसंट ले कि वो विलिंगली आपका क्वेश्चनियर फिल करना चाहता है, आपके स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं। अगर आप उसे इन्फ्लुएंस कराएंगे किसी भी इन्फ्लुएंसर से तो वो उस क्वेश्चनियर को बर्डन समझेगा, और जो काम बर्डन समझ के किया जाता है ऑफ कोर्स वो इन्फॉर्मेशन पर इतनी क्रेडिबल नहीं होती। अच्छा, अगर आप इन्फॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिटी के साथ कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चनियर पे आप सारी आइडेंटिटीज़ ले रहे हैं, तो फिर आपने ये इश्योर करवाना होगा इन्फॉर्मर को, रिस्पोंडेंट को, कि ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इस डेटा को ब्रीच नहीं किया जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एनोनिमस वे में जो है आपका क्वेश्चनियर है उसको एनोनिमसली फिल करवाएं, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो बिल्कुल जेन्युइन वे में आपको इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिवली आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, जैसे अपने नॉर्म्स के अगेंस्ट आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, बॉस के अगेंस्ट, ऐसा कोई क्वेश्चनियर है, तो वहाँ पे फिर लोग जो है यूजुअली हेजिटेट करते हैं ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देने से। तो वहाँ पे फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एनोनिमसली जो है आइडेंटिटी के बगैर उनसे क्वेश्चनियर फिल कराएं। और ऑफ कोर्स हर क्वेश्चनियर जो है उसमें हेडिंग और स्पेस टू इंसर्ट द नंबर, डेटा और लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू जो है उसके लिए प्रॉपर स्पेस छोड़े, और जो क्वेश्चंस जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ रिलेट कर ले। अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़ा है क्वेश्चनियर तो फिर आप सब हेडिंग भी रख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। और उसके अलावा जहाँ पे आपने ओपन इंडेड क्वेश्चंस पूछे हैं या आपने अदर का ऑप्शन रखा है, तो वहाँ पे आप जो है प्रॉपर वो भी प्रोवाइड करें, प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करते, ताकि वो अपने वर्ड्स में अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा सके। ऑफ कोर्स अगर प्री कैटेगराइज क्वेश्चंस के बॉक्सेस हैं तो उसको आपने एक कंसिस्टेंट मैनर में रखना है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चंस के बॉक्सेस एक तरह से हैं, दूसरे क्वेश्चंस के बॉक्सेस दूसरी तरह से हैं, तो क्लैरिटी नहीं होगी, नीट एंड क्लीन क्वेश्चनियर नहीं होगा, तो इन्फॉर्मेंट जो है वो हेजिटेट होगा, वो इरिटेट होगा, वो फिर उससे उकता जाएगा। एंड ऑफ कोर्स योर क्वेश्चनियर शुड नॉट ओनली बी इन्फॉर्मेंट बट आल्सो रिसर्चर फ्रेंडली। लास्ट स्टेप जो है वो ट्रांसलेशन का है। अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं कि मल्टीपल लोकल लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चनियर जो है क्वेश्चन पूछने हैं, तो फिर आपने क्वेश्चनियर जो है पहले आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में तैयार करेंगे, फिर आप उसके लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करवाएंगे। ठीक है, और आपने ट्रांसलेशन इस तरह करवाना है कि ओरिजिनल लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आपने जिस तरीके से पूछा था, तो जो आप ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में पूछ रहे हैं तो बिल्कुल उसी स्टैंडर्डाइज वे में प्रेजेंट हो। इसके लिए तरीका ये है कि आप बैक टू बैक ट्रांसलेशन करवाएं, यानी कि आप ओरिजिनल लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाएं एक बंदे से, फिर दूसरे बंदे से लोकल लैंग्वेज से ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराएं, ताकि ये अंदाज़ा हो कि एक बंदा जो है, अगर एक बंदे से आप दोनों लैंग्वेज में कराएंगे तो फिर उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आएगी। तो एक बंदे से एक लैंग्वेज में, फिर दूसरे बंदे से, और अगेन रिवर्स ऑर्डर में उसको ट्रांसलेट करें, ताकि उसकी स्टैंडर्डाइज जो है वो श्योर हो जाए कि वो क्वेश्चन जो है वो उसी स्पिरिट के साथ जो है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है। And of course, when you're developing the questionnaire, you should reconsider the variables you have chosen, and if necessary, add, drop or change some. You may even change some of your objective at this stage. अब आपका जब questionnaire तैयार हो जाए तो बेस्ट ये है कि आप
जो है अपने सीनियर्स से, जो ये काम अच्छी तरह जानते हो, जो एक्सपर्ट हो आपसे ज़्यादा इस काम में, उनसे रिव्यू कराएं। और उसके अलावा एक छोटा सा पायलट स्टडी करवाएं अपने कोलीग्स में, ताकि आपकी जो एम्बिग्विटीज़ हैं आपके क्वेश्चंस में, आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उनमें, तो वो बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ उसी स्टेज पे आपके सामने आएँ और आप दोबारा जो है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें और उनको सेट कर लें। और आपने इस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं डालने कि जो आपका इन्फॉर्मेंट है वो उसको इरिटेट करे, वो उसको एम्बेरस करे, तो उसमें हॉस्टाइल फीलिंग आएगी, फिर वो उस तरह की ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको पास नहीं करना। और आखिर में आपने ये ख्याल रखना है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको आपने बड़े वाइसली चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपके रिस्पोंडेंट के साथ डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन नहीं होंगे तो फिर आपके जो इन्फॉर्मेशन है, स्टडी के रिज़ल्ट्स जो होंगे वो क्रेडिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने इररिलेवेंट लोगों से क्वेश्चनियर फिल कराए होंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आगे हम आपसे दूसरे लेक्चर्स के ज़रिए राब्ते में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमानिल्लाह।